एपिसोड 27। कमी। किसी के साथ इतना बुरा मत करो कि कल जब खुद की बारी आए तो दुगना दुख और बेइज्जती मिले और आप सह भी ना पाओ। कीर्ति की आवाज़ आई सामने के एंट्रेंस से। कीर्ति के बोले हुए कड़वे शब्द जिनमें काफ़ी हद तक सच्चाई थी सुनकर दीपिका का पारा चढ़ गया। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था अगर कोई उसकी बेटी के लिए अपशब्द बोले। तुम अपनी हद में क्यों नहीं रहती हो केतकी? दीपिका गुस्से से केतकी पर चिल्लाई। उसे गुस्से में देख केतकी मुस्कुराई और बोली, बुरा लगा? सोचो, तुम तो किसी की बेटी का घर उजाड़ रही हो। तुम्हारी इस घटिया हरकत में तुमने अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी जोड़ लिया है और मासा को भी। मैं किसी की बेटी का घर नहीं उजाड़ रही हूँ। दीपशिखा अपनी बात पर ही अड़ चुकी थी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने किसी की बेटी का घर नहीं उजाड़ा? याददाश्त कमज़ोर हो गई है क्या तुम्हारी? केतकी शब्द भले ही कड़वे बोलती थी मगर उसके कड़वे शब्दों में सच्चाई साफ साफ नजर आती थी। और आप मासा, आप भी इसके साथ शामिल हो गई। चलिए ठीक है, माना कि दीपशिखा अभय की सौतेली माँ है, ये उसका भला नहीं चाहती है, मगर आप तो उसकी सगी है ना। आपके अंदर तो अभय के लिए जान बसती है। फिर आपने क्यों नहीं अभय को समझाया? अब केतकी दीपिका से हटकर अपनी सास पर फट चुकी थी। केतकी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर कह रही हूँ, इस घर में तुम छोटी बहू हो और दीपिका तुम्हारी जेठानी है, तो इसलिए किसी को भी कुछ कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम अपने बच्चों पर ध्यान दो। तुम्हारे अपने बच्चे तो तुमसे संभाले नहीं जाते हैं। आई बड़ी मुझे ज्ञान बांटने वाली जानकी देवी को ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई उसके आगे बोले या उसे उसकी गलती से रूबरू करवाए। केतकी तो हमेशा से ही जानकी देवी को अपनी आंखों में चुभती थी क्योंकि वो उसकी पसंद नहीं थी, इसलिए वो केतकी को हमेशा नीचा दिखाती आई और अब वही सब उसने दीपशिखा को भी सिखा दिया था। अपनी सास के शब्द सुनकर केतकी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे आदत थी पिछले 25 सालों से जानकी देवी से बेइज्जत होने की। वहीं खड़ा अभय और अनिरुद्ध को काफ़ी बुरा लगा जब उन जानकी देवी ने केतकी को उसके बच्चों से जुड़े ताने दिए। मासा, मैं तो अब भी यही कहूँगी कि जो आप और आपकी फेवरेट लाडली बहू कर रहे हो ना, वो सब कुछ आपकी पोती को सहना पड़ेगा। केतकी ने अब भी दीपिका को यही बात कही, लेकिन तभी अवंतिका बीच में बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है चाची? हर वक्त आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मुझे तो लगता है कि आपको भी मेरे नसीब से जलन है कि मैं महल में पैदा हुई हूँ और सबकी लाडली हूँ, सबसे ज़्यादा दादी सा की, और आपके बच्चे नहीं हैं उनके लाडले, इसलिए तो आप बार बार मेरे लिए ऐसा कहती हैं ना। लेकिन मैं आपको बात याद दिला देती हूँ कि मेरा नसीब बहुत बुलंद है। मैं महल में पैदा हुई हूँ और शादी करके भी महल में ही जाऊँगी, समझी आप? अवंतिका का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर केतकी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, मगर उसे अंदर ही अंदर उस पर हंसी आ रही थी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। मुझे तो ये समझ नहीं आता है मासा कि उस आयशा ने ऐसा क्या जादू किया हुआ है केतकी पर जो हर वक्त उसका ही पक्ष लेती है। दीपिका अपनी सास को और ज़्यादा भड़काने लगी केतकी के खिलाफ। पता नहीं, ये कहकर जानकी देवी भी वहाँ से चली गई। अवंतिका का उतरा हुआ चेहरा देख अभय उससे बोला, तेरे भाई जब तक तेरे साथ हैं तब तक तेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ अवंतिका, अभय बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरे साथ सब अच्छा ही होगा क्योंकि तूने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। बुरा तो आयशा जैसी लड़कियों के साथ होता है जिनके माँ बाप के बुरे कर्म होते हैं। मानसी के शब्दों में आयशा के लिए नफरत अभय को साफ साफ दिखाई दे रही थी। अभय को अचानक से आयशा की याद आ गई। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उसे कमरे में और अपने घर के हर एक कोने में आयशा की कमी महसूस हो रही थी। आयशा को अपने ख्यालों से दूर कर अभय वॉशरूम जाने लगा फ्रेश होने के लिए, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। आयशा, कितना टाइम लगाओगी तुम अंदर? अभय ने उसे आवाज़ लगाई। तभी रूम में अनिरुद्ध दाखिल हुआ, हाथ में फाइल्स का बंडल लिए। आयशा, जल्दी बाहर आओ, मुझे भी शावर लेना है। अभय जब भी उसे आवाज़ लगा रहा था तभी
अनिरुद्ध अपने भाई से बोला, भाई, भाभी यहाँ कैसे हो सकती है? आपने ही तो उन्हें घर से बाहर निकाला था आज। अनिरुद्ध ने उसे याद दिलाया। तभी अभय को भी ध्यान आया कि वाकई में आयशा घर में या उसके कमरे में मौजूद नहीं है, क्योंकि उसे तो खुद अभय घर से जाने को कह दिया था और एक बार रोका भी नहीं जाने से। अनिरुद्ध ने बाथरूम की कुंडी बाहर से खोली और दरवाजे को धक्का दिया। थैंक यू, ये बोल अभय फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। भाई, 1 महीने में क्या जादू कर दिया है इस लड़की ने आप पर? आपको तो हर जगह यही दिखने लगी है, अनिरुद्ध अपने मन के अंदर बोला। थोड़ी देर में अभय शावर लेकर बाथरूम से बाहर आया। अनिरुद्ध सोफे पर बैठे अपने भाई का ही इंतज़ार कर रहा था। भाई, ये नए कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपके साइन चाहिए। इसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट बीडी डिज़ाइंस का भी है, टर्मिनेशन के लिए। राजवीर सिंह बेदी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का फ़ैसला ले लिया है। अभी रिसीव करी है मैंने उनकी कंपनी में से मेल। अनिरुद्ध ने अभय को जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बारे में इन्फॉर्म किया, उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया बेदी फैमिली के लिए। बेदी डिज़ाइंस के मैनेजर के साथ मुझे मीटिंग फिक्स करो कल की। अभय ने अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने भाई से कहा। उसके बाद अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध के वहाँ से जाने के बाद अभय ने आयशा को कॉल लगाया, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया। अभय ने भी हार नहीं मानी, वो भी लगातार उसे कॉल करता रहा, लेकिन आयशा भी एक नंबर की ढीठ लड़की थी। उसने अभय की एक भी कॉल रिसीव नहीं की। उल्टा उसने तो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया और बेड पर लेट गई आंखें बंद करके। तभी कमरे में मंजीत दाखिल हुई तो आयशा वापस अपने बेड पर उठकर बैठ गई। मंजीत आयशा के पास जाकर बैठ गई। आयशा ने अपना सिर अपनी माँ की गोद में रख लिया। तभी मंजीत ने आयशा के सिर को प्यार से सहलाते हुए उससे पूछा, नीनी, क्या हुआ है बेबी? अभय और तेरे बीच में अब किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? मम्मी, अभय कहता है कि मैं एक चालबाज लड़की हूँ, जलनखोर लड़की हूँ। मैं उसकी दोस्त की जूती के बराबर भी नहीं हूँ। उसकी दोस्त कह रही थी कि अभय उसके साथ शादी करने वाला था, मगर तब तक मैं बीच में आ गई, जिस वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। वो कहता है कि उसकी दोस्त उसके लिए बहुत मायने रखती है। उसकी दोस्त ने उसे उसके टफ टाइम्स में बहुत संभाला है। मैं नहीं रखती हूँ उसके लिए मायने। उसे मेरी परवाह नहीं है। उसे तो बस अपने परिवार की ही पड़ी होती है हर वक्त। आयशा ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। आपको पता है, 14 तारीख को हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था, तो इसलिए उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कहीं बाहर लेकर जाएगा घुमाने के लिए, लेकिन वो मुझे लेकर नहीं गया और मुझसे झूठ बोलकर महल चला गया अपनी दादी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसकी फैमिली में उसकी दोस्त के लिए जगह है, मान सम्मान है, बस मैं ही कुछ नहीं हो रहा था और ख़ानदान के लिए। आज आयशा अपनी माँ से अपने अंदर छुपे दर्द को बयां कर रही थी। मंजीत ने अपनी बेटी को इतनी बुरी तरह से रोता हुआ कभी नहीं देखा था, जितना उसने उसे रोता हुआ आज देखा था। तू फिक्र मत कर, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और अभय तुझसे माफ़ी भी मांगेगा अपनी हर बदतमीज़ी के लिए, मंजीत ने आयशा को भरोसा दिलाया। कुछ ही देर बात करने के बाद मंजीत वहाँ से चली गई। आयशा को ठीक से सुलाने के बाद वहीं राजस्थान में अभय का ईगो काफ़ी बुरी तरह से हर्ट हो चुका था आयशा की वजह से, क्योंकि उसने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारा बाप कब तक तुम्हें अपने घर में रखता है। अभय एक सिगरेट की कश लेते हुए बोला, पहले तो तुम्हारे बाप को मज़ा चखाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारे भाई और उसके बाद तुम्हें तो मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर बेड से भी नीचे नहीं उतर पाओगी। अभय आयशा की फ़ोटो फ्रेम पर हाथ फेरते हुए बोला। अगला दिन ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि आज अभय का गुस्सा हद पार कर चुका था और उसके गुस्से की असल वजह थी आयशा और उसका परिवार। मीटिंग रूम में मिलो मुझे सारे वर्कर्स बॉस के, अभय के पीए जितेंद्र ने वर्कर्स से कहा। कुछ ही देर में सारे वर्कर्स मीटिंग रूम में पहुंचे, जहां अभय और अनिरुद्ध पहले से मौजूद थे। सभी ने हिम्मत जुटाते हुए उन दोनों को ग्रीट किया, लेकिन अभय को उनकी ग्रीटिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रोशन, तुम पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पर थे, क्यों थे? क्या वजह थी? किसको इन्फॉर्म किया था तुमने? अनिरुद्ध ने कंपनी के मैनेजर रोशन से शुरुआत करी क्लास लगाने की।
सर वो मेरी शादी थी, रोशन ने हल्की धीमी आवाज़ में जवाब दिया। ओह! तो कोई लीव एप्लीकेशन तो दी होगी तुमने जिसमें मेरी अप्रूवल रही हो? अनिरुद्ध ने आगे कहा। सर मैंने मेल करी थी कंपनी को लीव के लिए। इनफैक्ट आप दोनों को भी पर्सनल मेल करी थी। रोशन ने हिम्मत करके अपनी पूरी बात उन दोनों के सामने रखी। तभी जितेंद्र ने कहा, यस बॉस, आपकी मेल बॉक्स में अनरीड पर पड़ी है रोशन की मेल। उसके बाद अनिरुद्ध ने रोशन को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बारी थी जूनियर मैनेजर रूबी की, जो पिछले एक हफ्ते से रोशन के बदले का सारा काम संभाल रही थी। रूबी बेटी डिज़ाइंस को पिछले एक हफ्ते तुमने जो मेल करी थी उसका क्या जवाब रहा? और नई कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट को तो प्रिपेयर हो ही गई होगी अब तक। आई होप सो। अनिरुद्ध ने अब रोशन को छोड़ रूबी की क्लास लगानी शुरू कर दी। लेकिन रूबी का कोई जवाब नहीं आया था। इसका मतलब अभय और अनिरुद्ध समझ चुके थे। अब आराम से बैठकर तुम रेजिग्नेशन लेटर लिखो। गुड बाय। अभय की आवाज़ आई। अभय ने ये बात रूबी से कही थी। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ सर, एक लास्ट चांस दे दीजिए। रूबी उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन अभय बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। केशव और नैना, तुम दोनों भी अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख कर दो मुझे, ये कहकर अनिरुद्ध भी वहाँ से चला गया। अभय अपने कैबिन में था। अब भी आयशा के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी वहाँ अनिरुद्ध और जितेंद्र आ गए। भाई बेटी डिज़ाइन की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अनिरुद्ध अभय से बोला। तो ये सुन वो मुस्कुराया। हम चंडीगढ़ जा रहे हैं रिश्तेदारी निभाने, अभय का जवाब आया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।